नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान जो कि 8वां प्रश्न पत्र है, इसके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। पहली इकाई है सामाजिक विज्ञान की समझ। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कोई 2 लक्ष्य बताइए। पहला है उत्तम नागरिकता का विकास। उत्तम नागरिकों की उत्पत्ति सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है, यह इसका प्रमुख लक्ष्य है। सामाजिक भावनाओं का विकास। किसी भी देश के व्यक्तियों की समृद्धि वहाँ के जन समुदाय पर आधारित रहती है। चूँकि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से सच्ची सामाजिक भावनाओं का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बालकों का मानसिक स्तर, बालकों की रुचि, समाज और बालकों की आवश्यकताएं, बालकों की भावनाएं, सीखने के प्रमुख सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को समझाते हुए उनके आधार कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि मानव सीमित साधनों की बचत के साथ प्रयोग करके अनेक वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा उनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के 2 आधार हैं, साधन जो सीमित हैं, आवश्यकताएं जो असीमित हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम। सामाजिक विज्ञान के प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कि छात्र को अपने आसपास के वातावरण का समुचित ज्ञान हो। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र। शिक्षण कौशल की पहचान बताइए। भारतीय शिक्षा शास्त्री V.K. पासी 1976 ने शिक्षण कौशलों की परिभाषा इस प्रकार दी: कौशल संबंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप होता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं तथा छात्रों को सीखने की सुगमता प्रदान करते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, नागरिक शास्त्र शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों के नाम लिखिए। नागरिक शास्त्र के किन्हीं 2 उद्देश्यों के नाम लिखिए। नागरिक शास्त्र के 2 उद्देश्य हैं, छात्र को अपने मौलिक अधिकारों से परिचित कराना और छात्रों में नागरिकता के नियमों की जानकारी प्रदान करना। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। इकाई 2 है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या एवं महत्वपूर्ण अवधारणाएं। द्वितीयक समूह को समझाइए। निम्नकॉफ व आग वर्ण के अनुसार वे समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव प्रस्तुत करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। इनमें आमने सामने के संबंध एवं घनिष्ठता का अभाव रहता है। ये समूह आकार में लघु होने के बजाय बड़े होते हैं। इनमें संबंध अव्यक्तित्व होते हैं। समूह की संरचना की विवेचना कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक समूहों का सदस्य होता है, कुटुंब समूह, कार्य समूह, विद्यालय समूह आदि। प्रत्येक समूह में व्यक्ति को अपने ना कोई स्थिति प्राप्त होती है, जैसे बालक, माता पिता, छात्र छात्राएं, शिक्षक। समूह ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय होता है जिसका एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध स्थापित होता है। समुदाय का ज्ञान किसके द्वारा लिया जाता है, समझाइए। समुदाय का ज्ञान निम्नलिखित साधनों के द्वारा लिया जाता है: अभिभावक, शिक्षक, संघ की स्थापना, पर्यटन स्थल, समाज सेवा करना, सर्वेक्षण में सहायक होना, मेलों, प्रदर्शनियों तथा उत्सवों का आयोजन करना इत्यादि। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी के मुख्य लोगों का भोजन जौ एवं गेहूं था। मिठाई और रोटी बनाने के सांचे खुदाई से प्राप्त हुए हैं। दूध, दही, मक्खन, फल, तरकारी आदि का खूब प्रयोग होता था। मांस तथा मछली भोजन के अंग थे। सिंधु सभ्यता के नगरों के नाम लिखिए। सिंधु सभ्यता के नगरों के नाम थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वैदिक कालीन समाज में पिता को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो गृहपति कहकर पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत कब आए? आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के
2000 वर्ष बाद भारत आए। पतन का मतलब है जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946 में। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है। शुरू में संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? शुरू में संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान का निर्माण संविधान सभा, चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को नियुक्त किया गया। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद USA से लिया गया। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सिंधु घाटी के लोगों को किन किन धातुओं का ज्ञान था और किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के लोगों को कांसा, तांबा, सोना एवं चांदी धातुओं का ज्ञान हुआ करता था। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, गृह उद्योग, खिलौने, मूर्तियां, कटोरियां, प्यालियां, मटकों का निर्माण आदि का व्यवसाय किया करते थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? नाम लिखिए। वैदिक काल के प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, परंतु बाद में चक्कर वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ और आर्य समाज मुख्यतः 4 भागों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सिंधु घाटी के लोग किस कला में निपुण थे? सिंधु घाटी के लोग मूर्तिकला, चित्रकला, कुंभकला तथा लेखन कला में निपुण थे। वेद कितने प्रकार के हैं? नाम लिखिए। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ब्राह्मणेतर ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में किन किन ग्रंथों का समावेश किया गया है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ। धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास हैं। पुराण किसे कहते हैं? पुराणों की संख्या लिखिए। प्राचीन आरण्यकों से युक्त ग्रंथों को पुराण कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? संख्या बताइए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसकी संख्या है 12 है। नवपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? नवपाषाण काल के लोग धातु और औजारों की पूजा करते थे। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य का समावेश होता है? साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य का समावेश होता है। वेद किसे कहते हैं? वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद का अर्थ पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। यह संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। लौकिक साहित्य किसे कहते हैं? लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान साहित्य का वर्णन किया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या तथा नाम बताइए। 13 उपनिषदों को प्रमाणिक किया गया है। ये हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्न, मांडूक्य, केन, मैत्रायणी, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोम्य, बृहदारण्यक, कौशितिक, ईश, कठ, श्वेताश्वतर। रामायण में कितने कांड हैं, उनके नाम बताइए। रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड या लंका कांड, उत्तरकांड। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत किसका समावेश किया जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत निम्न साक्ष्यों का समावेश किया जाता है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि। सहायक पुरातत्व सामग्री के अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? सहायक पुरातत्व सामग्री के अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुफाओं आदि से प्राप्त होते हैं। चित्रकला से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्र। डार्विन का सिद्धांत बताइए। प्राणियों का विकास आकस्मिक ना होकर क्रमिक विकास की प्रक्रिया से हुआ। एक एक करके अनेक जीव कोशों के संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती रही। मध्य पाषाण काल में आदिमानव किस तरह के औजारों व हथियारों का उपयोग करते थे? मध्य पाषाण काल में आदिमानव छोटे छोटे नुकीले और तेज धारदार औजारों हथियारों का यूज करते थे। नवपाषाण काल के 2 प्रमुख औजारों के नाम लिखिए। तीर कमान और लकड़ी के हत्थे की कुल्हाड़ी। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। इस इकाई में बहुत सारे प्रश्न थे। इकाई 3 है बच्चों की समझ, शिक्षण, अधिगम सामग्री एवं कक्षा प्रक्रियाएं तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर चुनौतियां। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं दिए गए हैं। चलते हैं इकाई 4 की तरफ। इकाई 4 है शिक्षण शास्त्र एवं आकलन। श्यामपट्ट की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। श्यामपट्ट की विशेषताएं। श्यामपट्ट काले रंग का होना चाहिए। श्यामपट्ट चिकना ना हो ताकि चौक ना फिसले। श्यामपट्ट इतना बड़ा हो जिससे उस पर पर्याप्त सामग्री आ सके। टेलीविज़न के उपयोग से किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। लाभ, इनके प्रयोग से छात्रों की श्रवणेंद्रियों के साथ साथ दृश्येंद्रियां भी क्रियाशील रहती हैं। यह एक जीवंत साधन है क्योंकि किसी भी बात या कार्यक्रम को उसी क्षण पर्दे पर प्रस्तुत कर देता है जबकि वह घटित होती है। छात्र इनके प्रतिबिंबों की यथार्थता पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। योग्यता, अध्यापकों के शिक्षण का लाभ इसके माध्यम से उठाया जा सकता है। अगला प्रश्न है मानचित्रों का प्रयोग करते समय शिक्षक को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मानचित्र का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र आकार में पर्याप्त बड़े हों जिससे कक्षा के समस्त छात्र देख सकें। मानचित्र पूर्णतया शुद्ध होने चाहिए। शीर्षक स्पष्ट रूप से अंकित हो। रंगों का प्रयोग उचित रूप से करें। मानचित्र में व्यर्थ की बातें ना हो। मानचित्रों का प्रयोग छात्रों द्वारा किया जाए। मानचित्र दिखाकर छात्रों से प्रश्न किया जाए। मानचित्र उचित स्थान पर लटकाए जाएं जिससे समस्त छात्र सरलता से देख सकें। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। रेखा चित्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। किसी बंदरगाह नगर प्रदेश की स्थिति और महत्व को सरल रेखा चित्र द्वारा दिखलाकर उसका अध्यापन करना स्थायी होता है। ग्राफ पेपर पर उत्पादन, वर्षा, सड़क विकास आदि को दिखलाने से बालक सरलता से पाठ्य वस्तु ग्रहण कर लेते हैं। अध्यापक द्वारा भूगोल का पाठ पढ़ाते समय श्यामपट्ट पर खींचे गए रेखाचित्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और बालकों की रुचि और मानसिक क्रियाओं को शीघ्र प्रभावित करते हैं। सामाजिक शिक्षण में रेडियो की उपयोगिता बताइए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में रेडियो का उपयोग करके सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली और आकर्षक बनाया जा सकता है। इसका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जा सकता है। आकाशवाणी से समय समय पर वार्ताएं प्रस्तुत होती रहती हैं जिसमें विद्यार्थी कार्यक्रम भी होते हैं। अध्यापक को इसका प्रयोग सुविधानुसार करना चाहिए। रेडियो से
छात्र देश विदेश की गतिविधियों से परिचित होते रहते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक आधुनिक विधि का नाम लिखिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आधुनिक विधि है प्रोजेक्ट विधि, अभिनव विधि, सक्रिय अधिगम विधि। व्याख्यान तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए? व्याख्यान तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। व्याख्यान तैयारी तथा पाठ योजना में अत्यधिक समानता है। व्याख्यान तैयारी में उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। व्याख्यान की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। सभी व्याख्यान सामग्रियों को ध्यानपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। व्याख्यान कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। जब व्याख्यान के अंतर्गत वर्णन को सम्मिलित किया जाता है तो सरलता, स्पष्टता तथा रुचि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जब व्याख्यान व्याख्यायुक्त हो तो आगमन निगमन के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजना पद्धति क्या है या प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रायोजना का मूलाधार प्रयोजन की प्राप्ति है। इसमें क्रियाशीलता, यथार्थता, उपयोगिता, रोचकता, स्वतंत्रता, सामाजिकता तथा सजीवता के गुण विद्यमान रहते हैं। बालक ही अधिकांश कार्य करते हैं। शिक्षक निरीक्षक, पर्यवेक्षक तथा मार्गदर्शक होता है। शिक्षण बाल केंद्रित होता है तथा व्यवहारिक रूप से कारगर सिद्ध होता है। तुलनात्मक विधि के 2 गुण लिखिए। तुलनात्मक विधि के 2 गुण हैं, किसी भी 2 अवधारणाओं की तुलना करने से छात्र सीखने के प्रति तत्पर होते हैं। किसी भी तथ्य को ध्यान में रखने के लिए तुलना के माध्यम से सरल किया जा सकता है। तुलनात्मक विधि से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जैसे विषयों का समावेश किया जाता है। प्रत्येक विषय में 2 प्रदेश की वहाँ के संस्कृति की तुलना, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय, इन सब की तुलना कर विद्यार्थियों को समझाया जाता है। किसी भी 2 अवधारणाओं की तुलना करने से छात्र सीखने के प्रति तत्पर होते हैं। किसी भी तथ्य को ध्यान में रखने के लिए तुलना के माध्यम से सरल किया जा सकता है। जैसे प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में 2 वस्तुओं की तुलना के आधार पर पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आकलन करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, खुली किताब परीक्षा आकलन डिजाइन किस प्रकार तैयार किया जा सकता है? पारंपरिक परीक्षा से खुली किताब परीक्षा मूल्यांकन अलग स्वरूप का होता है। इस हेतु आकलन अंकन मापदंड के निर्धारण आवश्यक हैं। छात्रों की परीक्षा के लिए बड़े डेस्क की आवश्यकता होती है, अतः परीक्षा का आयोजन स्थल बड़ा होना चाहिए। मूल्यांकन रणनीति में स्पष्ट यह होना चाहिए कि मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। घर पर होने वाली परीक्षा में मुख्य प्रतिबंध यह होना चाहिए कि दूसरे की मदद के बिना स्वयं छात्र प्रयास करे। खुली किताब परीक्षा क्या है? खुली किताब परीक्षा पारंपरिक परीक्षाओं के समान है। इस परीक्षा में छात्रों को परीक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तकों, नोट्स या अन्य संदर्भ सामग्री लाने की अनुमति दी जाती है। छात्रों को सौंपे गए संसाधनों का एक मानक सेट शिक्षक भी नियत कर सकते हैं। खुली किताब परीक्षा की संरचना समझाइए। एक कोर्स में खुली किताब की परीक्षा व्यवस्था करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए छात्रों की परीक्षा के समय संदर्भ के लिए संसाधनों एवं सामग्री उपयोग करने की अनुमति है। संसाधन, सामग्री एवं प्रश्न छात्रों को पूर्व में ही सौंपे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र प्रारूप को छात्र को घर ले जाने की अनुमति भी प्राप्त हो सकती है। छोटे प्रश्न निबंध प्रश्न छात्र घर पर अन्य लोगों की मदद से पूर्ण कर निर्धारित अवधि के भीतर शिक्षक को वापस करता है। ओपन बुक परीक्षा के लाभ बताइए। ओपन बुक परीक्षा के लाभ, इस परीक्षा प्रणाली में छात्रों को तथ्य, आंकड़ों और संख्याओं को रटना नहीं पड़ता। छात्रों को अध्ययन सामग्री एकत्रित करने के बजाय अध्ययन सामग्री तैयार करते समय ज्ञान प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। पुस्तकें एवं विभिन्न संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने के कुशल तरीके खोजने के माध्यम से छात्रों की सूचना पुनर्प्राप्ति कौशल बढ़ता है। परीक्षा के लिए सरल और आसान नोट्स बनाने से छात्रों की समझ व संश्लेषण कौशल बढ़ती है। अगला प्रश्न है, खुली किताब परीक्षा के नुकसान बताइए। खुली किताब परीक्षा के दोष, पुस्तकालय में पुस्तकों के स्टॉक को सीमित करना पड़ेगा। छात्रों को समान रूप से पुस्तकें सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। पुस्तकों में अध्ययन सामग्री खोजने में छात्रों को अधिक समय देना पड़ेगा। छात्र खुली किताब परीक्षा से अपरिचित हैं, अतः यह स्पष्ट प्रक्रियाओं और नियमों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? स्मृत्यात्मक प्रश्न, तर्कात्मक प्रश्न, सूचनात्मक प्रश्न और परीक्षात्मक
प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, निर्णयात्मक प्रश्न और विश्लेषणात्मक प्रश्न। पात्र अभिनय रोल प्ले को समझाइए, यह पूछा जा सकता है। यह एक नाटकीय प्रविधि मानी जाती है। छात्र को इसके अभ्यास में पात्र की भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। छात्र विषय वस्तु को अभिनय के माध्यम से अपने ही साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कार्य की पूर्ति पर शिक्षक उसे पृष्ठपोषण प्रदान करता है। इस प्रविधि का प्रयोग प्रायः सामाजिक कौशल के विकास में किया जाता है। पात्र अभिनय प्रविधि किन सिद्धांतों पर आधारित है? पात्र अभिनय प्रविधि निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित है। बालक स्वयं कार्य करके अधिक सीखता है। सामाजिक कौशलों का विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के उपयोग से किया जाता है। पृष्ठपोषण अधिगम में सहायक होता है। कृत्रिम परिस्थितियों में अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पात्र अभिनय की विशेषताएं समझाइए। पात्र अभिनय की विशेषताएं निम्न हैं। इनमें छात्रों के जीवन से संबंधित कौशलों का विकास अनुभव द्वारा किया जाता है। इनमें अपनी क्रियाओं का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन छात्र स्वयं समझने में समर्थ होते हैं। इसमें सामाजिक कौशलों का विकास किया जाता है। छात्र व्यवहार के स्वरूप का विकास अपेक्षित ढंग से किया जा सकता है। इसमें अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पात्र अभिनय की सीमाएं एवं सुझाव लिखिए। सीमाएं हैं इनकी, इसमें वातावरण कृत्रिम होता है। इस प्रवृत्ति का प्रयोग सभी प्रकार की विषय वस्तु में संभव नहीं है। इनमें विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाता है। सुझाव हैं, इसके प्रयोग में निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। इसका प्रयोग करने से पूर्व इसके बारे में समझना चाहिए। वास्तविक शिक्षण से पूर्व इसका अभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक वातावरण में खेल का महत्व समझाइए। खेल बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है और बच्चे अपने अनुकूल वातावरण के निर्माण में सक्रियता से भाग लेते हैं। इसके लिए शैक्षिक वातावरण जिनमें खेल के अधिक अवसर होते हैं बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। खेल के दौरान हम देखते हैं कि जो कर रहे हैं उसमें लीन रहते हैं। गतिविधियों का प्रारंभ प्रायः हमेशा स्वयं करते हैं। अंदर से आनंद का अनुभव करते हैं, कौतूहल दिखाते हैं और कुछ नया करने की ललक प्रकट करते हैं। खेल छात्रों में किन किन बातों का विकास करता है? खेल छात्रों में निम्न बातों का विकास करता है। शरीर पर नियंत्रण की दक्षता, खोज की प्रवृत्ति और विलक्षणता, सृजनात्मकता, सामाजिक शिक्षा, भावनात्मक संतुलन और भाषा पटुता। इस प्रकार पढ़ाई और खेल एक ही विषय के दो पहलू हैं। अगली इकाई है इकाई 5, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण शास्त्र की समझ। ALM प्रविधि किसे कहते हैं? ALM वह प्रविधि है जिसमें विद्यार्थी कक्षागत क्रियाओं में स्वयं सहभागी बनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है जो अपने विद्यार्थियों के लिए कक्षा में अवसरों का निर्माण करता है जिसमें उनके विद्यार्थी विषय वस्तु का ज्ञान पूर्ण सक्रियता के साथ प्राप्त करते हैं। यह पूर्णतः बाल केंद्रित विधि है। इसमें बच्चे स्वयं पढ़कर समझते हैं तथा शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक एवं सुविधादाता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। छात्र इसमें शिक्षण के दौरान 50% याद रखते हैं। माध्यमिक स्तर के बालकों में शैक्षणिक विकास हेतु ALM आधारित शिक्षण उनकी नैसर्गिक क्रियाशीलता को उत्साहित करने में एवं स्वयं सीखने का अवसर देती है। सक्रिय अधिगम प्रविधि की विशेषताएं लिखिए। सक्रिय अधिगम प्रविधि छात्र केंद्रित प्रविधि पर आधारित है। यह विधि बच्चों को स्वयं सीखने का मौका देती है। यह प्रविधि छात्रों को सीखने पर जोर देती है। यह प्रविधि व्यक्तिगत छोटे समूह में सीखने, पढ़ने एवं चिंतन करने पर जोर देती है। यह प्रविधि कक्षा शिक्षण में सक्रिय सहभागिता पर जोर देती है। अभिनय कला का प्रयोग करते समय अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभिनय कला का प्रयोग करते समय अध्यापक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे नाटक का चुनाव करे जो विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति और बौद्धिक योग्यता के अनुरूप हो, जिनका अभिनय संभव हो तथा जिनके लिए कम से कम पैसे की आवश्यकता हो। अभिनय के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। अभिनय के प्रकार बताइए। अभिनय के प्रकार निम्नानुसार हैं: अनौपचारिक, औपचारिक, सामाजिक, नाटक, सोशियो ड्रामा, गुड़ियों का खेल, मूक अभिनय, आशुक अभिनय। ALM शिक्षण प्रविधि में विद्यार्थियों को कौन कौन से अवसर प्राप्त होते हैं? ALM प्रविधि में विद्यार्थियों को पढ़ाना, समझना, लिखना, चर्चा करना, पढ़े गए अंश पर विचार कर माइंड मैप बनाना, सारांश तैयार करना आदि पर स्वयं को समझ को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रविधि के शिक्षण से शिक्षार्थियों में स्वयं चिंतन करके अपनी सोच अभिव्यक्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं।
ALM शिक्षण प्रक्रिया को कितने प्रारूपों में विभाजित किया गया है? ALM शिक्षण प्रक्रिया को स्व अधिगम प्रारूप SQ4R एवं डायग्राम चॉक एंड टॉक प्रारूप में विभिन्न बिंदुओं को चरणबद्ध रूप से विभाजित किया गया है। अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं बताइए। पाठ्य योजना में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ्य योजना छात्रों के पूर्ण ज्ञान पर आधारित होती है। पाठ का उद्देश्य प्रातव्य हो। पाठ्य वस्तु की रूपरेखा ज़्यादा जटिल न हो। गृह कार्य एवं कक्षा कार्य पर ध्यान दिया गया हो। ALM का विस्तारित रूप लिखिए। ALM का विस्तारित रूप एक्टिव लर्निंग मेथोलॉजी है। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं? इकाई योजना बना लेने के बाद कक्षा में उस इकाई को पढ़ाने के लिए उसे कई उप इकाइयों या दैनिक पाठों में बांटा जाता है। हर एक कालांश या खंड की अलग दैनिक पाठ्य योजना होती है जिसे पूर्ण रूपेण छात्रों के बीच विस्तृत पूर्वक पाठ्य योजना की जानकारी और उसे किस प्रकार से लिखा जाए समस्त जानकारी तैयार कर पाठ्य योजना को समझाया जाता है। इस तरह किसी एक कालांश के अंदर समस्त जानकारी का समावेश प्रदान होता है और पाठ्य योजना का उद्देश्य प्रातव्य होता है। पाठ्य वस्तु सहज व सरल रूपेण हो और गृह कार्य और कक्षा कार्य को पूर्ण रूप से देखा जाता है। पाठ्य योजना छात्रों की पूर्ण ज्ञान पर आधारित होती है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण कीजिए। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसी वस्तु है जो अध्यापक एवं छात्र दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में यद्यपि भारत के गुरुकुलों एवं शिक्षा मंदिरों में पाठ्य पुस्तक का अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि गुरु स्वयं ही जीती जागती पुस्तक होता था। वह सभी प्रकार के आवश्यक जीवनोपयोगी ज्ञान शिष्यों को मौखिक रूप से देता था तथा शिष्य उसे रटते थे एवं अपने भावी जीवन में उतारने की तैयारी करते थे। परंतु जैसे जैसे गुरुकुल का प्रचलन समाप्त हुआ, विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के साथ साथ सभी विषय के विषयज्ञ प्रचलित हो गए, जिससे कि सभी विषयों पर अध्ययन कार्य को पूर्ण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के गुण और विशेषताएं बताइए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड देखने के पश्चात हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इसकी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए। वे गुण निम्नलिखित हैं। पुस्तक की वह आकृति बच्चों की आयु के अनुसार होनी चाहिए। छोटे बालक चित्रों को देखने में आनंद लेते हैं, अतः इनकी पाठ्य पुस्तक में वह आकृति पूर्ण सज धज के साथ होनी चाहिए। पुस्तक की जिल्द मजबूत और अच्छी होनी चाहिए। पुस्तक का कागज साफ चिकना अच्छा हो। पुस्तक की छपाई में जो टाइप उपयोग में लाई जाए वह बालकों की आयु के अनुसार हो, जिससे पढ़ते समय उनकी आंखों पर जोर न पड़े। इनकी छपाई भी सुंदर तथा आकर्षक होनी चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक में कम से कम 1 इंच का मार्जिन रखा गया हो, जिससे छात्र मुख्य बिंदुओं तथा बातों को लिख सकें। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसका संबंध अतीत और वर्तमान के साथ होता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से क्या आशय है? सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों से विषय वस्तु ली जाती है। साथ ही इसमें आधुनिक समस्याओं, तत्कालिक घटनाओं तथा समसामयिक घटनाओं को भी स्थान दिया जाता है। चलते हैं अंतिम इकाई की ओर। अंतिम इकाई है कक्षा शिक्षण की योजना एवं मूल्यांकन। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं मापन में एक अंतर बताइए। मापन एकांगी है जबकि मूल्यांकन बहुमुखी है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार का होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण 2 प्रकार का होता है। मूल्यांकन का कोई एक उद्देश्य बताइए। मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। मूल्यांकन के कितने चरण होते हैं? मूल्यांकन के 4 चरण होते हैं। किन्हीं 2 स्वयं आलेख उपकरणों के नाम बताइए। स्वयं आलेख उपकरण है प्रश्नावली और आत्मकथा। मूल्यांकन का कोई एक सिद्धांत बताइए। मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव मूल्यांकन की कितनी पद्धति होती हैं? परिमाणात्मक मूल्यांकन की 3 पद्धतियां होती हैं, मौखिक, प्रयोगात्मक, लिखित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।